हेलो दोस्तों, आज है 24 मार्च 2026। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो आज के सेशन में आपको कंपनी ने बड़ा अपडेट दिया। कंपनी ने बता दिया कि उनकी ट्रेडिंग विंडो कब कब यहाँ पर इस साल आपको बंद होती हुई देखने को मिलेगी आने वाले 4 क्वार्टर के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो Q4 के अंदर जो ट्रेडिंग विंडो है वो 1 अप्रैल 2026 से बंद हो जाएगी। ओपन कब होगी? ओपन होगी टिल 48 आवर्स आफ्टर द डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव बोर्ड मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। यानी जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है उसके 48 घंटे के बाद जो ट्रेडिंग विंडो है उसको ओपन कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग से बचना चाहता है सेबी। इनसाइडर ट्रेडिंग दोस्तों रिटेलर्स के लिए बिल्कुल फेयर नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता होती है पहले से। अगर उस बेसिस पे वो लोग ट्रेड करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, रिटेलर्स का नुकसान होगा। तो इसी से बचने के लिए सेबी ने दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग का रूल लेकर आया है, जिसमें वो मैनेजमेंट और कंपनी के वो कनेक्टेड लोग, कंपनी के एम्प्लॉय, उनके लिए दोस्तों ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 2026 से ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। ओपन कब होगी? जब रिजल्ट आएगा उसके 48 घंटे के बाद। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर उसके अलग डेट है, जुलाई 1 2026, ये आई थिंक Q1 की डेट है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2026 ये Q2 है। 1 जनवरी 2027 ये Q3 है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि आने वाले 3 क्वार्टर में भी आपको जो ट्रेडिंग विंडो है वो इस डेट पर क्लोज होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये पहला अपडेट था दोस्तों IRFC को लेकर। अब उसके बाद दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। दूसरा अपडेट क्या निकल कर आ रहा है? कल ये अपडेट आया था और ये अपडेट ध्यान से देखना। इसमें आप देख सकते हो IRFC ने डिलीवर किया है 12,842 करोड़ का स्ट्रेटेजिक रीफाइनेंसिंग ऑफ HURL। अब दोस्तों ये HURL है क्या? ये कौन सी कंपनी है? इनको रीफाइनेंस किया है। रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है कि ये पहले से इन्होंने क्या किया था, लोन लिया था। इन्होंने लोन लिया था पहले से। जैसे आप कह सकते हो कि इन्होंने अगर लोन लिया था HDFC बैंक से और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट था भाई 15%। IRFC आया इनके पास, बोला आप कहाँ से लोन लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि भाई HDFC से मैंने लोन लिया है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हो, मैं आपको 8% पे देता हूँ। तो IRFC ने इनको 8% पे दिया। तो IRFC क्या किया है, जो इन्होंने लोन लिया है वो इसको रीपे किया और अपने साथ एक अग्रीमेंट बना लिया 8% का। तो इसको कहते हैं रीफाइनेंसिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो रीफाइनेंसिंग का मतलब आपको समझ गया। अब दोस्तों आपको ये रिपोर्ट बताता हूँ। ये देखिए, IRFC ने डिलीवर किया 12,842 करोड़ का स्ट्रेटेजिक रीफाइनेंसिंग HURL को, एडवांसिंग होल ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशिंग विजन। और दोस्तों ये है IRFC का 2.0। IRFC का 2.0 दोस्तों यहाँ पर ये बिजनेस मॉडल है, जिसमें IRFC सिर्फ कोर रेलवे को नहीं, एक्सटर्नल रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी दोस्तों फाइनेंस करेगी। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी IRFC फाइनेंस करेगा। तो उसी में दोस्तों ये अपडेट आया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपडेट आपको कल के सेशन में रात में देखने को मिला था 23 मार्च 2026 को, जिसमें मनोज कुमार दुबे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि IRFC एक्टिवली एक्सपांड कर रहा है अपना फुटप्रिंट बाय सपोर्टिंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिनका बहुत ज़्यादा मजबूत लिंकेज है रेलवे के साथ। देखिए, रेलवे लिंकेज निकल गया तो ये फाइनेंस कर सकते हैं। ये जो रीफाइनेंसिंग का ट्रांजैक्शन है HURL के साथ, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमने किस तरीके से सरकार की अप्रोच को और हमने किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किया है मार्केट के अंदर। उसके बाद दोस्तों ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी जिसको IRFC ने रीफाइनेंस किया है, वो एक फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनी है, जिस कंपनी की फाइनेंशियल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी अगर वो IRFC के थ्रू फाइनेंस करवाते हैं, और वो कंट्रीब्यूट करेंगे IRFC एग्रीकल्चर के सस्टेनेबिलिटी सेक्टर के अंदर और लॉजिस्टिक के अंदर भी। सो कह सकते हो ये रेलवे लिंकेज का जो प्रोजेक्ट है, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का प्रोजेक्ट्स है, इस वजह से IRFC को बेनिफिट मिल रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आज के सेशन में IRFC आपको 3.97% आपको ऊपर देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शेयर यहाँ से
इस लेवल पे जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूँ जिस वजह से IRFC के शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों है IRFC 2.0। ये जो अपडेट आया ये 2.0 का अपडेट है। 2.0 का मतलब क्या होता है कि IRFC का पुराना जो बिजनेस मॉडल है उसमें IRFC सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंस करता था, लेकिन IRFC को समझ गया कि सिंगल क्लाइंट कंसंट्रेशन के अंदर कंपनी को हम लोग रिस्क में डाल रहे हैं। यहाँ से इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं, बहुत नीचे गिर जाएगा। तो कंपनी को ये बहुत ही जल्दी समझ में आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लूप होल निकाला कि सरकार का तो मानना है कि सिर्फ हम लोग रेलवे प्रोजेक्ट्स को ही क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन रेलवे लिंक प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज, जहाँ पर हमें जो मार्जिन लेवल है वो भी ज़्यादा मिलेगा। अगर हमें यहाँ पर 40 BPS का मार्जिन मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को फाइनेंस करके, तो अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस करते हैं तो हमें वहाँ पर 80 BPS से लेकर 120 BPS का मार्जिन मिल सकता है। तो मार्जिन हमारा बेटर हो सकता है। तो इस वजह से इन्होंने ये IRFC 2.0 बिजनेस मॉडल को शुरू किया। अब इसमें दोस्तों क्या क्या आता है, इसमें रेल लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जैसे पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और रैपिड रेल, मेट्रो रेल, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद देखिए जो ट्रेडिशनल लेंडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था 35 से 40 बेसिस पॉइंट का मार्जिन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मेट्रो, पावर, एग्रीकल्चर का लिंकेज है रेलवे के साथ, उस प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में 100 से 150 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर क्या है दोस्तों, मार्जिन है। इस वजह से कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जिसको हम NIM कहते हैं, वो यहाँ पर बढ़ेगा। करंटली दोस्तों 1.4% है, यहाँ से 2% बड़े आसानी से जाएगा, लेकिन कंपनी का गोल है कि ये इसको 5 से 6% पर लेकर जाना चाहती है। उसके बाद अगर सरकार केपेक्स यहाँ पर ज़्यादा खर्चा करती है, यानी बजट और ज़्यादा बेटर आता है नेक्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली उससे भी IRFC को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि IRFC का गोल ये है कि वो अपना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको 4,75,000 करोड़ से बढ़ा दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर IRFC का ये भी गोल है कि वो अच्छी क्रेडिट रेटिंग को मेंटेन करे, ताकि उनको जब मार्केट से वो लोग पैसा बोरो करें तो उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा मिल जाए। इस वजह से दोस्तों आपने देखा होगा एक डील हुआ था, $300 मिलियन का डील था, जापानीज लोन था, और सबसे अच्छे रेट में IRFC ने ये $300 मिलियन रेस किए थे ग्लोबल मार्केट से, जिससे ये बताता है कि IRFC का जो क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ये चाहती है कि वो अपने डिविडेंड यील्ड को इंक्रीज़ करे, ये भी कंपनी का एक मोटिव है, गोल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गिरावट हुई है, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आते हैं, ये जो गिरावट हुई है ना पिछले 1 महीने में, आप देखोगे 15% शेयर आपको नीचे देखने को मिला है। ये इसका रीज़न है दोस्तों कि मार्केट में सप्लाई बहुत अवेलेबल है, डिमांड नहीं है, सप्लाई अवेलेबल है। क्योंकि अभी जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो चल रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 17x का यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, और ये यहाँ से आ सकता है लगभग 11-12%, 11-12x तक, यानी अभी 16-17x का P रेशो चल रहा है, वो गिर के आ सकता है 11x या 12x, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग होने का चांसेस है, और वो लेवल बन सकता है 62 का। तो हैरान मत होना इस लेवल पर आए तो, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी आ जाए, बट यहाँ से रिकवरी आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े नेगेटिव हैं। लेकिन वो जो खबर आई कि ट्रंप यहाँ पर वॉर को रुकाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, इस वजह से मार्केट ऊपर गया और IRFC ऊपर गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से IRFC को अपने वैल्यूएशन का जो कंपैरिजन है, जो वैल्यूएशन है उसका कंसर्न रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।